हेलो जी, नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर नूतन प्रकाश विश्वकर्मा और हम पढ़ रहे थे इससे पहले के वीडियो में रिगार्डिंग यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया के बारे में हमने उसने पीछे वीडियो में काफ़ी बातें करी, लाइक न्यूक्लियस कैसा होता है, प्लाज्मिड क्या होता है, सेल एनवेलप क्या क्या होता है। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप बैक जाइए, वो वीडियो देख करके आइए और उसके बाद हम ये जो सेकंड पार्ट है यू बैक्टीरिया का वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए ज़्यादा डिले ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, यू बैक्टीरिया के बारे में और भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको पढ़ते हैं। तो न्यूक्लियाइड और प्लाज्मिड के बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आता है यू बैक्टीरिया के पास, उसे हम बोलते हैं फ्लैजेला। फ्लैजा आप देख सकते हैं, व्हिप जैसा स्ट्रक्चर, व्हिप मतलब चाबुक जैसा स्ट्रक्चर या बड़ी पूंछ जैसा स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। सो दीज आर फाइन थ्रेड लाइक धागे जैसा प्रोटोप्लाज्मिक अपेंडेजेस, मतलब प्रोटोप्लाज्म का ही एक पार्ट है, ये एक्सटेंशन है which extend through the cell wall and the slime layer of the flagellated bacterial cell. These help in bacteria to swim in the liquid medium. बहुत सिंपल है कि ये जो स्ट्रक्चर है फ्लैजेला है, इसकी मदद से बैक्टीरिया क्या करता है, स्विम करता है। ऑब्वियसली कहाँ पे स्विम करेगा, जहाँ पानी होगा। पानी मतलब क्या होगा, जहाँ पे लिक्विड मीडियम होगा वहां पे फ्लैजेला की मदद से बैक्टीरिया क्या करेगा, तैरेगा, मूव करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है कि जो फ्लैजेलम बना होता है, फ्लैजेलम मीन्स सिंगुलर और कई सारे फ्लैजेलम मिला तो वो फ्लैजेला बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये कौन से प्रोटीन का बना होता है, तो इसके लिए एक स्पेसिफिक प्रोटीन होती है बच्चों, और उसे हम बोलते हैं फ्लैजेलेंट प्रोटीन। इसके तीन पार्ट होते हैं बेसिकली, तीन पार्ट इसमें देख सकते हैं आप। ये जितना पोर्शन जो आप देख सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन है, वहीं से आगे जैसे आपके हेयर्स होते हैं तो हेयर्स देखिए आपके स्किन में डीप तक होते हैं, तो ऐसे ही इनका मान सकते हो आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आगे बढ़ाइए, फिर बाद में आगे ऑब्वियसली है आपका सेल वॉल पड़ेगा, और सेल वॉल है ना, पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगा, फिर सेल वॉल आएगा, और फिर अगर जरूरत पड़ी तो स्लाइम लेयर या कैप्सूल भी आएगा। तो उससे आगे बढ़ते हुए तो जितना पोर्शन आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल और स्लाइम लेयर की जो रहता है उतने को हम बेसल बॉडी बोलते हैं। अब जो इससे बाहर निकलेगा तो वो जो रीजन आएगा उसको हम बोलेंगे हुक, और उसके बाद का जो रीजन आता है उसे हम बोलते हैं फिलामेंट। तो फ्लैजेला है बेसिकली तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। चलिए, अगर हम देखें कि जो फ्लैजेला की बेसिस पर हमने बैक्टीरिया को अलग अलग टाइप में बांट दिया है। आप ये पहला जो पिक्चर देख रहे हो, इसमें आप देखिए एक बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया के सिर्फ एक एक साइड ही आपको फ्लैजेला दिखाई पड़ रहा है, या एक साइड में है और एक ही है, सिंगल। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास सिर्फ एक ही फ्लैजेला होता है उसको बोलते हैं मोनो। मोनो मतलब एक, एंड ट्राइकस, मोनोट्राइकस। एग्जांपल देखिए, जो विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी आपको पता होगा, जो कोलेरा डिजीज कॉज करता है। दूसरा देखिएगा, अगर एक ही साइड है लेकिन फिर भी क्या है, गुच्छे में है, देख सकते हैं आप, एक से ज्यादा है अगर फ्लैजेला, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम लोफोट्राइकस बोलते हैं। एग्जांपल देखिए इसे, बाटोनेला बेसिलिफॉर्मिस। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं याद करोगे तो चलेगा। फिर दूसरा देखिए, यहाँ पर दोनों साइड में आ रहे हैं, एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस मतलब क्या हुआ, जैसे हम बोलते थे एम्फीबियन है ना, तो उभयचर, तो एम्फीट्राइकस मतलब दोनों साइड आपको मिल जाएंगे फ्लैजेला। ऑलराइट, एग्जांपल देखिए स्पाइरलम सर्पेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लास्ट देखिएगा कि जो पूरे बॉडी में कहीं पर भी, पूरी पूरी बैक्टीरियल सेल में हर जगह पे क्या हुआ है, वो चारों तरफ आपको दिखाई पड़ रहा है फ्लैजेला। तो पेरीफेरी में है, मतलब पूरे चारों तरफ है, इसलिए इसे पेरीट्राइकस बोलते हैं। एग्जांपल देखिए, ई कोलाई वेल नोन, आपको नाम पता होगा, एशेरिया कोलाई का बार बार मैं बात करता हूँ। तो एशेरिया कोलाई जो आता है वो पेरीट्राइकस के अंडर में आता है। चलिए, और भी बात करते हैं पिलाई की। पिलाई क्या होता है बच्चों, तो पिलाई जो होता है बिसाइड फ्लैजेला, फ्लैजेला के अलावा some tiny or small hair like outgrowth are present on bacterial cell surface। इसका मतलब क्या हुआ कि पिलाई के अलावा कुछ छोटे छोटे हेयर जैसे स्ट्रक्चर भी बैक्टीरियल सेल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, इनको हम पिलाई बोलते हैं। तो ये यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, ये बड़ा सा स्ट्रक्चर है, ये फ्लैजेला है, और ये जो छोटे छोटे हेयर जैसे स्ट्रक्चर आउट ग्रोथ आपको दिखाई पड़ रही है, इसी को पिलाई बोलते हैं बच्चों। ठीक है, ये प्रोटीन का मिलकर बना होता है, इसको हम पिलिन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पिलिन। पिलिन प्रोटीन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट।
हालांकि बहुत डिफिकल्ट नहीं है। फ्लैजेला इज मेड अप ऑफ फ्लैजेलेंट प्रोटीन और पिलाई इज मेड अप ऑफ पिलिन प्रोटीन। सो वेरी सिंपल, आपको आसानी से याद हो जाएगा। पिलाई आर टू टाइप, दो तरीके की पिलाई होती है। कौन कौन सी? पहली होती है अगर थोड़ी सी बड़ी है ना, ये इनमें तो हमने सब एक जैसा ही रखा हुआ है, लेकिन इनमें से क्या हो सकती है, कुछ बड़ी हो सकती है और कुछ छोटी हो सकती है। कंपेरेटिवली इनमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें कुछ बड़ी हो सकती है और इसमें कुछ छोटी हो सकती है। तो लॉन्गर पिलाई इज आल्सो नोन एज एप पिलाई या सक्स पिलाई। आपको बताया था अभी इससे पहले जब हम वेब प्लाज्मिड की बात कर रहे थे, हमने उसमें बताया था कि दो बैक्टीरिया जो होंगे अगर उनके पास प्लाज्मिड है, एफ प्लाज्मिड है, तो दोनों बैक्टीरिया आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे और जिसके पास है बैक्टीरिया वो दूसरे को दे देगा आर प्लाज्मिड, राइट। तो उनमें रोल, जब दो बैक्टीरिया आपस में जुड़ते हैं तो उसको कॉन्जुगेशन बोलते हैं। अभी हम आगे डिटेल में रिप्रोडक्शन में बात करने वाले हैं। तो जुड़ेंगे कैसे, जुड़ेंगे एक दूसरे से डेटा ट्रांसफर कैसे करेंगे, एक बैक्टीरिया दूसरे में डेटा आई मीन डीएनए का ट्रांसफर कैसे करेगा, प्लाज्मिड का ट्रांसफर कैसे करेगा, वो पिलाई के थ्रू ही करेगा। जो बड़े वाले हैं उनको बोलते हैं एफ पिलाई या सेक्स पिलाई। सो लॉन्गर पिलाई आकर्स इन ओनली डोनर, है ना, और बैक्टीरिया और हेल्प्स टू कॉन्जुगेशन। जबकि जो रेसिपिएंट बैक्टीरिया होगा, जो फीमेल बैक्टीरिया, हमने बोला कि ये लूजली ऐसे ही बोल देते हैं फीमेल, फीमेल जैसा कुछ होता नहीं है। तो जिसके पास सेक्स पिलाई है उसको हमने मेल बोल दिया, जिसके पास सेक्स पिलाई नहीं है उसको हमने फीमेल बोल दिया, सिंपल। अभी हम आगे आपको डिटेल में बताते हैं कि सेक्स पिलाई क्या होता है, कैसे दिखता है। जबकि जो ऐसे बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया के ऊपर जो ऐसे टीनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे जो कि ये सेक्स में रोल प्ले नहीं करते हैं, कॉन्जुगेशन में रोल प्ले नहीं करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, ये जो छोटे छोटे बाल जैसे स्ट्रक्चर है वो बैक्टीरिया को मदद करते हैं किसी सबस्ट्रेट से चिपकने में। तो शॉर्टर प्लाइट टेक पार्ट इन अटैचमेंट, किसी जगह से अटैच हो जाते हैं। दीज आर आल्सो नोन एज फिम्ब्री। तो ऐसे पिलाई को हम क्या बोलते हैं, फिम्ब्री बोलते हैं। और मेनली वहां पे होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया के पास होते हैं जो कि पैथोजेनिक इन नेचर होते हैं, मतलब जो डिजीज कॉज करते हैं। तो वो बैक्टीरिया वो होस्ट के सेल से चिपक जाते हैं उससे। तो इस तरह हमने देखा कि पिलाई के दो टाइप होते हैं। पहला होता है सेक्स पिलाई, जिसकी मदद से बैक्टीरिया अपना डीएनए, एक बैक्टीरिया अपना जो प्लाज्मिड डीएनए है वो दूसरे में ट्रांसफर करता है, ठीक है। और दूसरा ऐसे होते हैं शॉर्ट पिलाई, जो कि क्या काम करते हैं, सरफेस से अटैच होते हैं, ऐसे को हम बोलते हैं फिम्बरी। ऑलराइट, तो ये बहुत डिफरेंस होता है, लोग कंफ्यूज होते हैं, आप जरूर याद रखना। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं साइज की, कि बैक्टीरिया का साइज क्या होता है। यू बैक्टीरिया जितने हैं वो उनका साइज क्या होता है। उनका साइज अगर आप देखेंगे तो 3 to 5 माइक्रोन, मतलब एक माइक्रोन में कितना होगा, 10⁻⁶, है ना। सबसे छोटा बैक्टीरिया अगर आप देखेंगे तो स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम होगा डायलिस्टर निमोन निमोनसिंटेस। लार्जेस्ट बैक्टीरिया आप देखिए यूरोप्सियम फिसेलसोनी। और अगर हम साइज की बात करें बच्चों, बैक्टीरिया का साइज तो पता चल गया आपको। अब अगर हम शेप की बात करें कि बैक्टीरिया दिखते कैसे हैं, तो उनका अगर हम शेप की बात करें तो कोकाई शेप, कोकाई मतलब राउंड शेप या ओवल शेप, आप देख सकते हो कोकाई। तो ये अलग अलग हो सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो सिंगल अकेले रहते हैं, गोल गोल रहते हैं, ओवल है, तो उनको कोकस बोलेंगे, या इनको मोनोकोकस भी बोलते हैं, माइक्रोकोकस भी बोलते हैं। जहां अकेले अकेले रहेंगे उनको क्या बोलेंगे, माइक्रोकोकस या मोनोकोकस। डिप्लोकोकाई, जब बैक्टीरिया दो अलग अलग बैक्टीरिया है लेकिन वो साथ में रहते हैं तो उनको हम डिप्लोकोकाइस बोलेंगे, इन पेयर, जब भी पेयर में रहेंगे। और आगे देखिए टेट्राकोकस होगा, तो टेट्राकोकस में टेट्राइड बोलते हैं। टेट्राकोकस देखिए 4 बैक्टीरिया है आपके, इसे टेट्राइड भी बोल सकते हैं, टेट्राकोकस भी बोल सकते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देन हम आगे स्ट्रेप्टोकोकस पे। स्ट्रेप्टोकोकस में क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया आप देख सकते हैं एक चेन बना के रह रहे हैं, देख रहे हैं आप, एक चेन के केस में। जबकि स्टेफिलोकोकस है, ये क्या बना रहा है, एक गुच्छा बना रहा है, किसके जैसा, ग्रेप के जैसा, अंगूर जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्टेफिलोकोकस। तो ये तो रहा शेप की बात। उसके अलावा भी अलग अलग शेप में, बहुत डाइवर्सिफाइड है शेप में। तो बैसिलाई, बैसिलाई में क्या होता है, ये बैक्टीरिया कैसे होते हैं बच्चों, देख सकते हैं। ये दिस रॉड शेप बैक्टीरिया विद और विदाउट फ्लैजेला, देख रहे हैं आप? ये रॉड शेप होता है, कुछ में बैक्टीरिया, कुछ में फ्लैजेला हो भी सकता है और कुछ में फ्लैजेला नहीं भी हो सकता है। थर्ड थर्ड में देखिए विब्रियो। विब्रियो में क्या हो सकता है, एक किडनी शेप है, या आप जो राजमा खाते हो ना, तो राजमा के जैसा सीड कैसा होता है वैसा है, किडनी शेप स्मॉल बैक्टीरिया विद फ्लैजेला एट वन एंड। जितने भी विब्रियो होंगे उनके पास एक एंड पे फ्लैजेला होगा। स्पिरुलम, स्पिरुलम क्या होता है, ये इसे स्पाइरल या क्वाइल्ड शेप बोलता है। आप जब आप अपने कभी जेरोक्स वगैरह कराते होगे तो आप स्पाइरल बाइंडिंग करवाते हो, है ना। तो स्पाइरल बाइंडिंग कैसे होता है, स्पाइरल ऐसा करके, है ना। तो ये स्पाइरल
या क्वाइल्ड के शेप जैसा है। These are rigid form due to the spiral structure and bear flagella at one or both the ends. Example is spiral। इनके पास वन साइडेड भी हो सकता है, दूसरे साइड दोनों साइड भी हो सकता है। फिर हम बात करेंगे फिलामेंट्स की। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो फिलामेंटस होंगे, आप देख सकते हैं फिलामेंट्स, है ना। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ स्मॉल फिलामेंट्स लाइक फंगल माइसीलिया। फंगल माइसीलिया अभी आपको बताऊंगा किसकी तरह होते हैं, थोड़े बहुत फंगस की माइसीलियम की तरह होते हैं, ये फिलामेंटस होता है। तो फंगस के बारे में डिटेल में बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि माइसीलिया क्या होता है। फिर आप देखेंगे स्टैक्ट। स्टैक्ट क्या होता है, ये देखिए, ये इसका इतना बेस है और उसके ऊपर ऐसा लगता है कि ये जैसा हमारा पेड़ खड़ा होता है, जैसा हमारा ट्री होता है कि ये स्टेम है और स्टेम के ऊपर ये इसको पूरी ट्री की पूरी कैनोपी आ जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या हो रहा है, ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो बैक्टीरिया का, ये लगता है इस पे इस खंभे पे खड़ा हुआ है, तो उसको स्टैक्ट बोलते हैं। द बैक्टीरियम पॉसेस स्टैक। एग्जांपल है कॉलोबैक्टर। बडेड, आप देख सकते हैं कि बैक्टीरिया के ऊपर कुछ बड जैसे स्ट्रक्चर है। द बॉडी ऑफ द बैक्टीरियम इज सोलन एट वन प्लेस एट प्लेसेस। एग्जांपल इज रोडोमाइक्रोबियम। ऑलराइट, तो ये कुछ रहे, हमने बात किया शेप की। तो शेप की बेसिस पर हम बैक्टीरिया को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया हो सकते हैं। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात करने जा रहे हैं जिसे बोलते हैं रेस्पिरेशन। आखिर बैक्टीरिया रेस्पायर कैसे करता है। अभी हमने इससे पहले वाले वीडियो में बात किया था कि बैक्टीरिया के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो रेस्पिरेशन कैसे होगा। ऑब्वियस है, उसके लिए उसके पास एक अलग ऑर्गेनिज्म है, सॉरी ऑर्गेनल है, जिसको बोलते हैं मीजोसोम। तो मीजोसोम में ऑक्सीडेटिव एंजाइम होते हैं जिनकी मदद से बैक्टीरिया क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। तो जो बैक्टीरिया होता है वो दो तरीके के, उसके में दो तरीके का रेस्पिरेशन हो सकता है। एक होता है एरोबिक, दूसरा हो सकता है एनारोबिक। एरोबिक में क्या होता है, उसमें भी टाइप्स हैं। पहला होता है ऑब्लिगेट एरोबिक, मतलब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली एरोबिक्स होते हैं, एरोबिक होते हैं, मतलब उनको सरवाइव करने के लिए बच्चों ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो वो मर जाएंगे। कंप्लीटली एरोबिक एंड डाई इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑब्लिगेटर, जैसे हम लोग भी क्या है, ऑब्लिगेट एरोब है, ह्यूमन भी ऑब्लिगेट एरोब है। अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिली तो हमारी डेथ हो जाएगी। तो ऐसे बैक्टीरिया है जैसे बैसिलस सबटिलिस, एजेटोबैक्टर, इनको पक्का कंपलसरी ऑक्सीजन चाहिए सर्वाइवल के लिए। दूसरे होते हैं फैकल्टेटिव एरोब। फैकल्टेटिव एरोबिक क्या होता है, ये नॉर्मली एरोबिक होते हैं, इनको ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन बाय द वे अगर ऑक्सीजन नहीं है या कम है बहुत तो भी ये जिंदा रह जाते हैं। फैकल्टेटिव एडजस्टेबल होता है, मतलब क्या हुआ, इनको ऑक्सीजन जिंदा रहने के लिए चाहिए, लेकिन बाय द वे अगर इनको ना मिले या बहुत कम हो जाए तो भी ये मरेंगे नहीं, ये अपने आप को सर्वाइव कर ले जाएंगे। इसको बोलते हैं फैकल्टेटिव एरोब्स। ऐसे कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, कंपलसरी उनको ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं, अगर ऑक्सीजन है तो मर जाएंगे। तो एग्जांपल देखिए, ऑब्लिगेट एनारोब्स लाइक क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम। इसको अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रखोगे तो इसकी डेथ हो जाएगी। जैसे हमारे बॉडी के अंदर जितने बैक्टीरिया रहते होंगे तो उनको ऑक्सीजन तो नहीं मिलती होगी, इसका मतलब सारे के सारे क्या होंगे, एनारोब होंगे, है ना। तो ऑब्लिगेट एनारोब्स क्या होंगे, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मर जाएंगे, उनको एनारोबिक कंडीशन चाहिए। एग्जांपल देखिए, क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम। फैकल्टेटिव एनारोब, फैकल्टेटिव एनारोब क्या होंगे, इनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए कंपलसरी, इनको एनारोबिक कंडीशन चाहिए, लेकिन फिर अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो जाता है या थोड़ा बहुत ऑक्सीजन आ भी जाता है तो ये एडजस्ट कर लेते हैं और ये मरते नहीं है। तो क्लोरोबियम, लिमिकोला एंड एसिटोबैक्टर एसिटाई। तो देखिए डाइवर्सिफिकेशन बैक्टीरिया में कितना ज्यादा है। हमारे अंदर सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, हम सिर्फ ऑब्लिगेट एरोब है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर हर तरीके के आपको मिल जाएंगे। ऑब्लिगेट मिल जाएंगे, फैकल्टेटिव एरोब मिल जाएंगे, ऑब्लिगेट एनारोब मिल जाएंगे, फैकल्टेटिव एनारोब मिल जाएंगे। आपको जरूर याद रखना चाहिए ये जो टर्म है कि ऑब्लिगेट एरोब क्या होता है और फैकल्टेटिव एरोब क्या होता है। चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं उसके बाद में कि न्यूट्रिशन। बैक्टीरिया में हमारे अंदर तो क्या है, बहुत फिक्स, हम लोग स्पेशलाइज हैं, लेकिन बैक्टीरिया के केस में न्यूट्रिशन कैसे मिलता है आप देखिएगा। जो न्यूट्रिशन होता है बैक्टीरिया में दो तरीके का हो सकता है, ऑटोट्रॉफिक हो सकता है, हेटरोट्रॉफिक हो सकता है। ऑटोट्रॉफिक के दो टाइप हो सकते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ, कुछ बैक्टीरिया फोटो ऑटोट्रॉफ होते हैं, कुछ बैक्टीरिया कीमो ऑटोट्रॉफ होते हैं। हेटरोट्रॉफ में जब जाएंगे तो कुछ बैक्टीरिया पैरासिटिक होते हैं, कुछ बैक्टीरिया सैप्रोफिटिक होते हैं, तो उनको हम सैप्रोट्रॉफ बोलते हैं। ऑब्वियसली अगर फोटो ऑटोट्रॉफ है तो उनको क्या चाहिए, लाइट चाहिए, सनलाइट चाहिए, और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या कर लेंगे, वो अपना खाना खुद बना लेंगे।
एग्जाम्पल देखिए क्लोरोबियम और रोडोस्पाइरिलम। कीमो ऑटोट्रॉफ की बात करें तो एक केमिकल एनर्जी का यूज करके अपना खाना बनाएंगे, जैसे नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास। पैरासिटिक होंगे तो बेसिकली चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसको डिजीज कॉज करें, प्लांट है एनिमल पर डिपेंड रहेंगे। सैप्रोट्रॉफ होंगे जो डिकम्पोजर होंगे, जितनी भी लिविंग चीजें हैं जब वो सड़ेंगी उनको सड़ाएंगे, गलाएंगे, डिकम्पोज करेंगे। तो देखते हैं न्यूट्रिशन बैक्टीरिया को थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या होता क्या है। तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया यूज लाइट और केमिकल एनर्जी फॉर देयर ओन फूड सिंथेसिस, मतलब अपने खाने बनाने के लिए वो क्या करते हैं, या तो सनलाइट का यूज करेंगे या तो केमिकल एनर्जी का यूज करेंगे। तो सोर्स ऑफ एनर्जी उनकी क्या है, क्या वो सनलाइट यूज करते हैं या वो केमिकल एनर्जी यूज करते हैं। तो उसकी बेसिस पर दो तरीके के हो सकते हैं। पहला क्या हुआ, फोटोऑटोट्रॉफ। फोटोऑटोट्रॉफ मतलब दे यूज लाइट एनर्जी फॉर फूड सिंथेसिस ऑब्वियसली। बस इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। जब भी फोटोसिंथेसिस आप सोच रहे होंगे कि जब फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया करेगा, तो आपको सबको अच्छे से पता है, हम लोग पढ़ते आए हैं हमेशा से कि जो प्लांट होता है उसमें फोटोसिंथेसिस होती है, तो जब बाई प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। इससे एनवायरनमेंट होता है, हमारे रहने के लायक बनता है। तो क्या बैक्टीरिया अगर फोटोसिंथेसिस करेगा तो उसके अंदर भी ऑक्सीजन, क्या हमारे बैक्टीरिया भी ऑक्सीजन प्रोडक्शन करेगा? आंसर इज नो। बैक्टीरिया कभी भी क्या नहीं करेगा, ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करता है। इन दिस बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस इज नॉन ऑक्सीजनिक। तो आप क्वेश्चन पूछोगे कि फोटोसिंथेसिस है तो ऑक्सीजन तो निकलना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। आपको पता होगा कि जब भी हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे आगे तो बहुत डिटेल में देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को खत्म करने के लिए, फिनिश करने के लिए जो जो प्लांट होता है उसको हाइड्रोजन आयन चाहिए होता है। ऐसा हाइड्रोजन आयन यहाँ भी चाहिए होता है, बैक्टीरिया को भी चाहिए होता है। क्या करता है वो सब हम बाद में देखेंगे, प्रोटॉन है क्या करता है। तो they need hydrogen ion for photosynthesis, which is received from sources like inorganic sulfur compound H2S या थायोसल्फेट, या कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड या अमीनो एसिड, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या फैटी एसिड से ले लेता है। जबकि प्लांट के केस में क्या होता है कि प्लांट को जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन चाहिए तो वाटर को ब्रेक डाउन कर देता है। तो वाटर को जब ब्रेक डाउन करेगा तो आपको पता है H2O, तो उससे हाइड्रोजन आयन तो निकलेगा, साथ में ऑक्सीजन निकलेगा जो कि हमें मिल जाएगा। लेकिन ये क्या काम करता है, ये वाटर को ब्रेक नहीं करता, ये हाइड्रोजन जो लेता है वो H2S से लेता है या थायोसल्फेट से लेगा, या अमीनो एसिड को ब्रेक डाउन कर देगा, फैटी एसिड को ब्रेक कर देगा, वहां से हाइड्रोजन ले लेगा। तो इसीलिए पक्की बात है कि जब हाइड्रोजन को हमने वाटर को ब्रेक किया तो उससे ऑक्सीजन हमें मिल गई। लेकिन जब हम H2S को ब्रेक करेगा बैक्टीरिया तो वहां से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। इसका मतलब प्रूव हुआ कि जो बैक्टीरिया होता है भले ही फोटो ऑटोट्रॉफ है, फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन उससे हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ऑलराइट, so these bacteria are found in abundance below the surface of lake and pond। तो ऑब्वियस ये होंगे कहाँ, तो ये वहां पे होंगे जो झील है, जो आपकी लेक है या तालाब है, तो उसके नीचे की सरफेस पे होंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर रेड्यूस सल्फर या अदर कंपाउंड ज्यादा प्रेजेंट होता है और ऑक्सीजन काफी वहां पर लो होती है, उसको ऑक्सीजन कम चाहिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि फोटो ऑटोट्रॉफ, और आप ये जरूर समझ गए होंगे कि फोटोसिंथेसिस अगर बैक्टीरिया करता है तो भी अपने को क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। अब कुछ फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया का एग्जांपल देखिए तो लाइक पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ये पर्पल कलर के होते हैं, लाइक क्रोमैटियम। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, क्लोरोबियम थायोथ्रिक्स। पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, रोडोस्पिरिलम, रोडोस्यूडोमोनास। ये कुछ इसके एग्जांपल हैं। अब हम बात करते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ की। कीमो ऑटोट्रॉफ क्या करेंगे, दे डू नॉट हैव फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जैसा इनके पास बैक्टीरियो क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए केमिकल एनर्जी को यूज करते हैं ये CO2 को रिड्यूस करने में, है ना। ऑर्गेनिक मैटर मतलब अपने काम की चीजें बना लेंगे। हम भी क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस में, क्या करते थे, जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को भी प्लांट तो क्या करता है, उसको रिड्यूस करके उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेता है या अपने फूड स्टार्च वगैरह में कन्वर्ट कर लेता है। हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में डिटेल। तो ऐसे ही ये काम क्या करता है, केमिकल एनर्जी को यूज करके CO2 को ऑर्गेनिक मटेरियल में क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। दे मेक यूज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू ऑक्सीडाइज द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। जो कीमो ऑटोट्रॉफ है इनको ऑक्सीजन चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, नाइट्रीफिंग बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या काम करते हैं कि ऑक्सीडाइज अमोनिया टू नाइट्राइट एंड देन टू नाइट्रेट। जो हमारे प्लांट्स है, तो आपको पता है कि हमारा जो एनवायरमेंट है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा अगर गैसेस का कंपोजिशन देखें तो 79% तो नाइट्रोजन होती है।
लेकिन फिर भी कोई भी प्लांट जो है वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता, उसको उसको नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकता, तो नाइट्रोजन को फिक्स होना जरूरी है। कौन से फॉर्म में वो नाइट्रोजन को ले पाएगा? वो ले पाएगा नाइट्रेट के फॉर्म में। तो जो बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है वो एनवायरमेंट की नाइट्रोजन को लेकर के वो फिक्स कर देते हैं नाइट्रेट के फॉर्म में, जो कि प्लांट क्या करता है, ऑब्जॉर्व कर लेता है, प्लांट उसको यूज कर सकता है। तो इसमें दो तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, याद रखना, क्वेश्चन बहुत आता है। नाइट्राइट बैक्टीरिया कन्वर्ट अमोनिया टू नाइट्राइट। क्या काम करेगा? जो नाइट्राइट बैक्टीरिया होते हैं अमोनिया को पहले के दो स्टेप पे प्रोसेस होती है, जैसा मैंने बताया। नाइट अमोनिया को किस में कन्वर्ट करेंगे, या नाइट्रोजन, अमोनिया या नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करेंगे, नाइट्राइट में। जैसे एग्जांपल देखिए, नाइट्रोसोमेनास या नाइट्रोकोकस। और दूसरे जो नाइट्राइट बैक्टीरिया है वो नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करेंगे, जैसे नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, तो अब याद करना, ये हो गया नाइट्रोकोकस, इसको मान लेना। और ये इसमें दोनों शायद एक ही रख दिया है, वो मैं क्लियरिफाई कर दूंगा। ये नाइट्रोकोकस है और ये नाइट्रोबैक्टर है। तो आप सिंपल आप याद कर लें, कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे नाइट्रोकोकस एंड नाइट्रोबैक्टर। ओके, ये मेरे ख्याल से ज्यादा सही रहेगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो जो नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया है वो क्या करेंगे, अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देंगे या नाइट्रोजन को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देंगे। अब बेसिकली अमोनिया को ही लेते हैं, तो अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देंगे, और नाइट्राइट को जो है वो नाइट्रोबैक्टर है वो किस में कन्वर्ट कर देगा, नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या होता है? सो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफिक। मैक्सिमम जो बैक्टीरिया होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, अपना खाना, दे कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। दे रिसीव देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म है जो मर गए हैं उनके, उनको डेड जो ऑर्गेनिक मैटर है उससे लेते हैं। तो कई तरीके के हो सकते हैं, तीन तरीके के हो सकते हैं बेसिकली हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। पहले होते हैं जिसको बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक, दूसरा होता है जिसको बोलते हैं पैरासिटिक, और तीसरे होते हैं जिसको बोलते हैं सिम्बायोटिक। देखते हैं क्या होता है। तो सेप्रोट्रॉफिक क्या होगा? सेप्रोट्रॉफिक में दीज ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, है ना, मरे हुए सड़ते हुए चीजों से ये अपना फूड लेंगे। दो तरीके के हो सकते हैं। पहला है पता है ऑब्लिगेट सेप्रोट्रॉफ। जब भी किसी के आगे ऑब्लिगेट लग जाए तो समझ जाओ कि वो वही कंपलसरी ऑब्लिगेट सेप्रोट्रॉफ, मतलब वो सेप्रोट्रॉफ ही रहेगा, सड़ती गलती चीजों से ही अपना वो हमेशा से ले सकता है क्या, अपना न्यूट्रिशन। So these bacteria obtain food only from dead organic matter. Example देखिएगा, Bacillus vulgaris and Clostridium botulinum. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फैकल्टेटिव पैरासाइट। फैकल्टेटिव पैरासाइट का मतलब क्या होता है? ये नॉर्मली क्या होता है, ये सैप्रोफिटिक इन नेचर होता है। मैंने आपको बताया ना, ये सैप्रोट्रॉफिक बोलिए या सैप्रोफिटिक बोलिए, तो बेसिकली ऐसे बैक्टीरिया होते हैं वो सैप्रोफिटिक होते हैं। क्या करते हैं, वो सड़ती गलती चीजों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। लेकिन अगर उनको नहीं मिला, बट इन अब्सेंस ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर, ये पैरासाइट भी हो सकते हैं। जब उनको खाने पीने सड़ती गलती चीजें नहीं मिलेंगी तो पैरासाइट की तरह भी काम करने लगेंगे। इसलिए जो बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, पाली चेंज कर लेते हैं, वो अपना पल्ला चेंज कर लेंगे। वो क्या करते हैं, सड़ती गलती चीजों से उनको न्यूट्रिशन ले रहा था। लेकिन अगर उनको नहीं मिला और होस्ट मिल गया जिसको इन्फेक्ट कर सकते हैं, तो उसको ऊपर भी वो पैरासाइट हो जाएंगे। उसको बोलेंगे स्यूडोमोनास एंड स्टेफिलोकोकस। पैरासिटिक बैक्टीरिया। पैरासिटिक बैक्टीरिया क्या होंगे, कंपलसरी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो पैरासिटिक ही होंगे। दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। दीज आर ऑफ टू टाइप, ये भी दो तरीके के होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट, कंपलसरी वो हमेशा पैरासाइट ही रहेंगे। ऑलवेज रिमेन पैरासाइट। एग्जांपल माइकोबैक्टीरियम लेप्री। लेप्री बताया था कि एक डिजीज होती है लेप्रोसी, स्किन की डिजीज होती है। उसमें पूरा क्या होता है, जो हाथ पैर की उंगलियां होती है या स्किन होती है वो डिग्रेड होने लगती है। तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री कॉज करता है इसको। फिर आपका आया फैकल्टेटिव सैप्रोट्रॉफ। मतलब क्या थे बेसिकली, ये नॉर्मली पैरासाइट थे, लेकिन अगर पैरासाइट को लिविंग होस्ट नहीं मिला तो वो सैप्रोट्रॉफ की तरह भी काम करने लेंगे। एग्जांपल देखिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, है ना, तो बेसिकली पैरासिटिक होता है। जो क्या करता है, ट्यूबरकुलोसिस है तो टीबी कॉज करेगा, लेकिन ये सड़ती गलती चीजों से भी क्या कर सकता है, अपना न्यूट्रिशन ले सकता है। नेक्स्ट आया जिसे बोलते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्या करेगा, ये आपको यहाँ पर फिगर आप देख सकते हो, तो इसमें मैंने दिखाया हुआ है कि जो प्लांट है, जितने भी लेग्यूम है, प्लांट लेग्यूम मतलब आप समझिए जो दाल होती है ना,
आपकी अरहर है, चना है, मटर है। तो दाल ग्रुप, पल्सेस ग्रुप के जितने सारे होते हैं, उड़द है, जितने सारे प्लांट है, उनकी जब आप पौधे को उखाड़ोगे तो उसमें आपको जो गांठें, जो आपको रूट है उसमें कुछ गांठें दिखाई पड़ेंगी। उन गांठों के अंदर बैक्टीरिया रहते हैं। तो बैक्टीरिया को बेनिफिट क्या होता है कि उसको रहने की जगह मिल जाती है, वाटर मिल जाएगा। और बदले में प्लांट को क्या मिलेगा, बदले में ये जो उनको रहने के लिए घर मिल गया। और यह क्या करेंगे, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको फिक्स कर देंगे नाइट्रेट के फॉर्म में। तो नाइट्रेट के फॉर्म में जो फिक्स कर देंगे तो वो उसका जो जो न्यूट्रिशन है वो किसको मिल जाएगा, प्लांट को। तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिससे जिसके साथ रहेंगे उसको दोनों को बेनिफिट होगा, है ना। और पैरासिटिक में क्या होगा, एक को नुकसान होगा, एक को फायदा होगा। तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सिम्बायोसिस में रहते हैं, किसके साथ, प्लांट के साथ, है ना? तो इनको बोलते हैं, एग्जाम्पल देखिएगा, राइजोबियम। इसलिए किसान जो है, जिस खेत में पहले अरहर की खेती एक साल करता है तो वो खेत का जो फर्टिलिटी है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से जो किसान है वो रोटेट करके खेती करता है ताकि उसके खेत में नेचुरली जो नाइट्रोजन है वो फिक्स होता रहे। अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिप्रोडक्शन। आखिर बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन होता कैसे है। तो इसको एक काम करते हैं कि बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोलेंगे असेक्सुअल, दूसरे को बोलेंगे सेक्सुअल। तो असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है, इसके केस में मैं आपको एक बात पहले से क्लियर कर दूं कि जो बैक्टीरिया है उसे ट्रू मेल या फीमेल जैसा कुछ होता नहीं है। आपको बताया जिसके पास सेक्स पिलाई होगा उसको हम बोल देंगे मेल, जिसके पास नहीं होगा उसको हम बोल देंगे फीमेल। या जिसके पास होगा फर्टिलिटी फैक्टर उसको मेल, जिसके पास फर्टिलिटी फैक्टर नहीं होगा उसको हम बोलेंगे फीमेल। तो F प्लस बोल सकते हैं, F माइनस बोल सकते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि जब भी रिप्रोडक्शन के लिए सिंगल पेरेंट की जरूरत पड़ेगी तो उसको रिप्रोडक्शन बोलेंगे असेक्सुअल। और अगर दो की जरूरत पड़ेगी तो उसको बोलेंगे सेक्सुअल। तो जो बैक्टीरिया है इसे मेनली बहुत इसको ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका नहीं होता। लेकिन चूंकि एक बैक्टीरिया का जीनोम दूसरे बैक्टीरिया में पहुंच जाता है, डीएनए एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए में पहुंच जाता है, इसलिए इसे हम सेक्सुअल भी बोल सकते हैं। देखिए करके बात करते हैं कि जैसा इसमें लिखा हुआ है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है बैक्टीरिया के केस में, और उसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मतलब नहीं होगा। ओके, लेकिन हाँ जो फॉरेन डीएनए है, जो दूसरे बैक्टीरिया का डीएनए है उसमें पहुंचेगा जरूर। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखिए पहला होता है, इसे बोलते हैं बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन कब होगा, हमेशा हमेशा कब होगा, जब भी बैक्टीरिया को खाने पीने की खूब चीजें, न्यूट्रिशन वगैरह अवेलेबल रहेगा, फेवरेबल कंडीशन रहेगी, तो बैक्टीरिया क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा। कैसे करेगा देखिएगा, रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होगा आप देख सकते हो, ये बैक्टीरिया है सेल। और बैक्टीरिया क्या करता है, उसका जो न्यूक्लियोइड है, जो उसका जेनेटिक मटेरियल है, उसको एक कॉपी बना लेता है। कैसे बनाएगा हम आगे बात करेंगे जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताऊंगा अच्छे से। तो इसमें रेप्लिकेशन हो जाएगा, आप देख सकते हो पूरा का पूरा डीएनए क्या हो गया, डबल हो गया। और उसके बाद यहाँ पे सेप्टम का फॉर्मेशन हो जाता है। सेप्टम मतलब इसमें पार्टीशन पड़ना शुरू हो जाता है, एक पर्दा पड़ना शुरू हो जाता है, एक बाउंड्री बननी शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे दोनों दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह से बैक्टीरिया अपने नंबर को एक नंबर से दो में कन्वर्ट कर लेता है। और इसको होने में अगर फेवरेबल टाइम है, एकदम सब कुछ सही है, तो बैक्टीरिया लगभग 20 मिनट में अपनी आबादी डबल कर लेता है। तो ओवरनाइट अगर बैक्टीरिया को रखते हैं कल्चर में तो करोड़ों बैक्टीरिया, बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया बन जाएंगे, एक चेन रिएक्शन हो जाएगी, एक का दो, दो का चार, चार का आठ, आठ का 16, ठीक है। लेकिन बस एक खास बात ये होगी कि जो बैक्टीरिया एक से दो बना है तो उसका क्लोन होगा, सेम जेनेटिक मटेरियल, सेम बैक्टीरिया की कॉपीज बन जाएंगे बहुत सारे। So bacteria reproduce asexually by binary fission under favorable condition. It takes about 20 minutes for one bacteria to divide into two by binary fission. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अगर ऐसा कभी हो एंडोस्पोर फॉर्मेशन आकर अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है, जब फेवरेबल कंडीशन होता है तो क्या कर लेता है, वो रिप्रोडक्शन किसके थ्रू कर लेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन के थ्रू। लेकिन अगर कभी बैक्टीरिया में क्या हो, उसको कंडीशन अनफेवरेबल कंडीशन हो तो वो क्या करेगा, तो एक एंडोस्पोर का फॉर्मेशन कर लेता है। इसका मतलब क्या हुआ, अपनी फालतू की चीजें हैं जिनके बगैर वो रह सकता है, तो वाटर कंटेंट वगैरह लूज करके वो अपने सरफेस के ऊपर क्या करता है, सलवार के ऊपर एक क्या कर लेगा, एक
अच्छी खासी एक मोटी सी परत अपनी कर लेगा और अपनी जो मेटाबॉलिज्म है उसको एकदम मिनिमम कर देगा, है ना। तो एकदम इनर्ट होके पड़ जाएगा। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, जब हमने इससे पहले बात किया होगा, तो जैसे आपको एनिमल का एक बिहेवियर बताया था, जिसमें बोला था कि जैसे मेढक का एग्जाम्पल ले लें, तो जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी, बहुत गर्मी होगी या बहुत ठंडी होगी, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, उस टाइम पे मेढक है वो हाइबरनेट कर जाएगा, वो नीचे चला जाएगा मिट्टी के, और वहां पर वो जाके सुस्त पड़ जाएगा अपना, जो उसके बाद जो मेटाबॉलिज्म को बहुत स्लो कर लेगा। उसके बाद जो उसने खाया है बारिश के टाइम पे, कीड़े मकोड़े खाए हैं, फैट को भी इकट्ठा कर लिया है, तो वही उसको ब्रेक डाउन करके वो जिंदा रखेगा, और जब मौसम वेदर जब फेवरेबल होगा तो वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो एक हाइबरनेशन मतलब एक टेम्परेरी अपनी मेटाबॉलिज्म को सस्पेंड तो नहीं किया, लेकिन बहुत कम कर दिया, मिनिमम कर दिया, वो इनएक्टिव हो गया। तो ऐसे बैक्टीरिया भी अपने आप को बचाने के लिए क्या करता है, जब भी देखता है कि उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो क्या कर लेगा, अपने चारों तरफ किसका फॉर्मेशन कर लेगा, एंडोस्पोर का फॉर्मेशन कर लेगा, और वो जिंदा रहेगा, और जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो वापस से क्या कर जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। सो इट इज ऑल्सो नोन एज रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लीकेशन, है ना। तो ये एक तरह के उसको नई जिंदगी मिल रही है, तो इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लीकेशन। इससे एक से दो बैक्टीरिया तो नहीं बना, लेकिन वो बैक्टीरिया जिंदा जरूर रहा। So endospore is highly resistant structure due to the presence of dipicolinate, हाँ, या डाइपिकोलिनेट एक कंपाउंड होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हाईली रेजिस्टेंट हो जाता है। एंडोस्पोर को कभी कोई क्वेश्चन आता है कि एंडोस्पोर को अगर आपको देखना है बैक्टीरिया में कि एंडोस्पोर है कि नहीं है, तो आप क्या करोगे, तो इसके लिए एक निग्रोसिन एक डाई आती है, वो कलर लेती है, उसी से हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को जानने के लिए कि एंडोस्पोर बनाता है कि नहीं बनाता है, हम डाई ये निग्रोसिन रिएजेंट डालते हैं, तो हमको एंडोस्पोर दिखता है। और बेसिकली जितने सारे बैसिलस बैक्टीरिया हैं, जो रॉड से बैक्टीरिया हैं, वो बनाते हैं। सारे बैक्टीरिया एंडोस्पोर नहीं बना सकते। बेसिकली ऐसा देखा गया है कि जो बैसिलस वाले, जो रॉड से पॉले बैक्टीरिया थे, वो क्या बना सकते हैं, एंडोस्पोर बना सकते हैं। So the cell regain its viability, मतलब जब फेवरेबल कंडीशन होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो वापस से सेल जो है वायबल हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा। जिंदा तो पहले था ही, लेकिन अपने मेटाबॉलिज्म को नॉर्मल कर लेगा। अब हम नेक्स्ट बढ़ने जा रहे हैं आगे। तो ये रहा आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि जब भी क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन होगी, तो उसमें क्या करेगा, वो बाइंडर फिशन करेगा। अगर अनफेवरेबल होगी तो अपने आप को बचाने के लिए वो बना लेगा आपका एंडोस्पोर। आपको पता है कि एंडोस्पोर का जो फॉर्मेशन होता है बच्चों, वो बैक्टीरिया के केस में सिर्फ बैसिलस में होता है, सबके पास नहीं होता। तो आगे हम बात करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। आपको बताया कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ट्रू नहीं होता, मतलब ट्रू मेल और फीमेल प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। Okay, till then, thank you very much. See you in next part.